तो उनको ऐसा रहा कि ये सारे रहेंगे, जॉब करते करते इनको रिवीजन करते रहेंगे और एग्जाम देते रहेंगे। तो उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। बुक है उसको भी मैंने पूरा पढ़ा, और सिरोज सर से तो मैं पर्सनली पढ़ा हुआ भी हूँ। तो उनसे मैंने पढ़ा हुआ भी, उनसे भी काफी सारी नॉलेज मुझको लिए, एस्टिमेशन उन्होंने पढ़ाया था। ठीक कर देना। 2 घंटे का हाँ। बहुत वो प्रेशर होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद कहते हैं ये तो आ रहा तुमसे हम्म। अभी ध्यान आया। मेरी फुल प्रिपरेशन जर्नी में मेरी वाइफ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। पूरी जर्नी में मेरी बैकबोन जैसे मेरे लिए खड़ी रही, और हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग आपका ऑफिशियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये एसएससी जेई का पहला 2026 का इंटरव्यू सीरीज चलने जा रहा है और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं अनुराग जैन जी फ्रॉम ललितपुर उत्तर प्रदेश। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। गुड सबसे इवनिंग। पहले बताइए सरकारी नौकरी मिलने की खुशी क्या होती है और फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? सर, गवर्नमेंट जॉब मिलने से ये लगता है कि हाँ, मेरी पढ़ाई सफल हुई। मैंने जो भी मेहनत करी थी वो आखिरकार एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंची। और जितनी भी मेहनत थी, संघर्ष था, रातें में जगना पड़ा, काफी सारे एग्जाम देने के बाद कुछ अचीव होता है तो बहुत, ट्रूली बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना चाहेंगे। आपका मतलब आपने स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की, डिप्लोमा या डिग्री कहाँ से लिया, क्या रहा वो फिर उस बारे में जानना चाहेंगे। जी सर, मैंने ललितपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। मेरी 10 12th यहाँ से ही, लोकल से ही मैंने, कॉलेज है यहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया प्राइवेट कॉलेज में, मुरादाबाद से। फिर उसके बाद से मैं प्राइवेट जॉब में स्टार्टिंग किया कि देखना था कि कैसा एक्सपोजर होता है प्राइवेट्स में काम करके। तो मैंने फिर उसको ज्वाइन कर लिया था। फिर वहाँ पे करीब 2 2.5 साल एक जॉब किया। फिर उसके बाद से उसको स्विच करके दूसरी कंपनी मैंने ज्वाइन की। तो फिर वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1.5 2 साल काम किया। फिर जाके मुझको रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट में भी काफी अच्छा एक्सपोजर है सिविल के लिए लेके, क्योंकि सिविल में वैकेंसी थोड़ी रिलेटिवली ज्यादा आती है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से। तो उसी टाइम पे 2021 का यूपीआई आया था। तो मुझको लगा था कि हाँ, ये एग्जाम है जिसके लिए हमको ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैं प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था। तो माइंड मेकअप करते करते जैसे नोटिफिकेशन आया, फिल कर दिया एग्जाम। और फिर रिजाइन करते करते मुझको 3 4 महीने लग गया डिसीजन लेने। इमीडिएटली मतलब नहीं कर पाते हैं, काफी सारे इन्वॉल्व रहते हैं प्रोजेक्ट्स में। फिर उसके बाद में डेडिकेटली मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अब क्या होता है कि प्राइवेट में जब काम करते करते आपकी टेक्निकल स्किल तो आ जाती है, बट आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत अच्छी शार्प चाहिए पड़ती है। और अभी कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा ओवरव्यू करके क्वालिफाई कर पाए। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से मुझको स्टार्ट करना पड़ा। फिर मैंने लगा कि हाँ, अब एक पॉइंट तक पहुंच गई है प्रिपरेशन। बस फिर लगातार गवर्नमेंट जॉब के लिए देना चालू किए एग्जाम्स। तो जब आपने रीस्टार्ट किया मतलब जॉब आपने लेफ्ट करके दोबारा गवर्नमेंट कंपटीशन लेवल पे आ पाए, तो कहाँ से शुरू किया और क्या क्या हाँ। साधन आपने यूज किए, मटेरियल आपने यूज किया? जी हाँ, उससे पहले मैंने मतलब एक, जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग क्वालिफाई हुआ था तो मैंने अपनी एक बैच ज्वाइन किया था, जिससे मेरा एक थ्योरेटिकल जितना भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर होने स्टार्ट हो गए थे। मैंने उनके नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। तो उनको ऐसा रहा कि ये सारे रहेंगे, जॉब करते करते इनको रिवीजन करते रहेंगे और एग्जाम देते रहेंगे। तो उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। फिर ये यूथ की बुक्स थी जिनको उन्होंने यूपीआई के लिए बनाई थी, उन सबको भी फॉलो किया, देखे कि किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उनके भी नोट्स बना के फिर उनको कन्वर्ट किया, अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए। तो उनसे मुझको बेनिफिट हुआ। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपका प्राइवेट जॉब से कंपटीशन लेवल में स्विच करने पर?
ये रहा कि प्राइवेट जॉब में आपको एक डेडिकेटेड है कि आपको इस टाइम पे ये जॉब करना है, यहाँ पे रहना है, काफी सारी चीजें हैंडलिंग करनी है। और प्रिपरेशन जर्नी में आपको सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज के लिए। आप पढ़ रहे हो तो आप अपने लिए, आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने लिए। तो काफी सारी चीजें आपको फोकस होके पढ़नी पड़ती हैं, टाइम स्लॉट्स में पढ़ना पड़ता है। और हर चीज में आपको डीप नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आपका सोम सब्जेक्ट अच्छा है तो आप उसको ही पढ़ते रहें, आप सॉइल ना पढ़े, आप ट्रांसपोर्ट ना पढ़े। तो एक डिवाइड करना पड़ता है काफी सारी चीजें, और खुद ही एक स्ट्रिक्ट होना पड़ता है अपने लिए कि कैसे कैसे हमको चीजें आगे बढ़ानी है कि उसके एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिले आपको। एक फैमिली प्रेशर होता है जब आप किसी जॉब को स्विच करते हैं, मतलब रोजगार से बेरोजगार होना एक प्रकार का। फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल हाँ, किया आपने? बस इसी इसके लिए ही मैं अपने आपको गॉड ग्रेस मानता हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझको एंटायर जर्नी में हमेशा ही सपोर्ट किया। जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो जॉब मैंने ज्वाइन किया कि मैं बड़ा लड़का हूँ तो मुझको अर्निंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कर दी स्टार्ट। फिर ये रहा कि 2022 23 में शायद स्टार्टिंग में मेरी सिस्टर की गवर्नमेंट जॉब लगी। तो वो जॉब में आ गई तो थोड़ा सा उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप तो, क्योंकि पता तो था ही कि मुझको भी गवर्नमेंट में जाना है। और मेरा एम भी था कि है ना गवर्नमेंट देना है एग्जाम, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ऐसा था कि पढ़ाई मेरी अच्छी थी, मुझे लगता था कि हाँ मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। और अल्टीमेटली थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में किया ज्वाइन। और फिर जब उनकी जॉब लगी उन्होंने मुझको मोटिवेट किया। तो फिर मैंने स्विच करने के लिए सोचा और फिर फाइनली स्विच किया। बीच में घर पे काम भी लगा, कंस्ट्रक्शन भी हुआ, मेडिकल सिचुएशंस भी रही। तो फैमिली ने टोटल फुल ड्यूरेशन में मुझको साथ दिया कि आप करो, कोई इशू नहीं है, हम सब मैनेज कर लेंगे। उस सिविल की गोली की कौन-कौन सी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज या ई बुक्स का आपने यूज़ किया है? हाँ, सिविल की गोली के लिए जो उन्होंने शॉर्ट नोट्स वाली बुक बनाई हुई थी पूरी, उसको मैंने किया। ऐप से मैं भी जुड़ा रहा, टेलीग्राम पे भी मैं जुड़ा था। और बूस्टर बुक है उसको भी मैंने पूरा पढ़ा। और सरोज सर से तो मैं पर्सनली पढ़ा हुआ भी हूँ, तो उनसे मैंने पढ़ा हुआ भी, उनसे भी काफी सारी नॉलेज मुझको ली। एस्टिमेशन उन्होंने पढ़ाया था। और जो आपके एसएससी प्री में स्कोर थे, वो लगभग कितने आते थे टेस्ट हम्म। सीरीज में? प्री में मैं ऑलमोस्ट टारगेट करता था कि 150 प्लस रहना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज में कई वेरी करता था, कभी 140 भी रहता था मेरा, 130 भी रहा, कभी बहुत लो भी चला गया। बट एवरेज में जितना वहां पे देखा मैंने उतना ऑलमोस्ट एग्जाम में आया है मेरा। तो टेस्ट सीरीज में जो नंबर आते थे वो और एक्चुअल में जो एसएससी में आपके नंबर आए, कितना डिफरेंस था उसमें? हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि टेस्ट सीरीज में थोड़े कम आए मेरे नंबर, बट एक्चुअल एग्जाम में मेरा वो इंक्रीज हुआ। 5 to 10 मार्क्स का तो इंक्रीज रहा। प्री से लेकर मेंस की जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? मेन चीज ये रहता है कि प्री में आपको काफी सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। आपको रीजनिंग भी देखनी है, जीके भी देखनी है, और इंजीनियर टेक्निकल भी देखना है। तो उसमें एक ब्रॉड आपको लेके चलना पड़ता है और स्पेसिफिक टाइम्स शेड्यूल करना पड़ता है कि रीजनिंग को आप इतना टाइम दोगे, जीएस को इतना टाइम देंगे, और टेक्निकल तो है ही। तो मैं ऐसा करता था कि मैंने सबसे पहले टेक्निकल स्टार्ट किया पढ़ना। मान के चलिए मैं आज सोम और सॉइल या सोम या ट्रांसपोर्ट या जो भी सब्जेक्ट मैंने प्रेफर किया उसको पढ़ना चालू किया। जब उससे बिल्कुल मुझे लगा कि अब मैं इसको आगे अभी नहीं पढ़ना चाहूंगा, तो माइंड फ्रेश के लिए मैं रीजनिंग स्टार्ट कर देता था। रीजनिंग का एक टेस्ट दे लिया, या तो अदरवाइज है ना रीजनिंग के लिए कहीं से बुक से मैंने देखे हैं कि लास्ट टेस्ट में मैं क्या नहीं कर पाया, कौन से क्वेश्चन किस टाइप के मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको रिवीजन कर लिया। तो मैं रीजनिंग को ऐसा नहीं कि स्टडी के तौर पे, उसको एक फ्रेशनेस के तौर पे, क्योंकि इंजीनियरिंग बच्चों के लिए जो रीजनिंग है वो रिलेटिवली ऐसा होता है कि वो कर लेते हैं बहुत हालांकि। ईज़ी लगता है उनको। हाँ, तो उसको ऐसा एज अ बेकअप करता था कि इसको करूंगा तो थोड़ा सा एक अलग से एनर्जी, एक माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो फिर दोबारा से टेक्निकल में जा सकते हैं। एंड एक प्रकार से रिफ्रेश करते थे आप। हाँ, रिफ्रेश के लिए। तो सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता था आपको सिविल में? सिविल में मुझको कई पार्ट्स हैं, जैसे एफएम में बोले तो मशीन्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, टरबाइन से क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़े से मुझको लगता है कि
उसको हमेशा ही याद में रखना पड़ता है, ध्यान में देना पड़ता है। और फिर अगर सर्वे में बोलें तो लास्ट वाले जो चैप्टर्स होते हैं उनको थोड़ा सा देना, जीआईएस वगैरह इन सबको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये मुझको लगते हैं कि हल्के से इनको टफ नहीं बोलेंगे, बट इनको हमको हाँ कंटिन्यू रिवीजन में रखना पड़ेगा, तभी अपन के क्लियर रहेंगे। ठीक है। अच्छा है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए वापस आए, तब से लेकर अभी तक, सिलेक्शन तक लेकर कौन कौन से एग्जाम्स आपने अटेम्प्ट किए? मैंने आरआरबी जेई दिया है, हर बार क्वालिफाई हुआ है। सीबीटी 2 में फिर कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स से रह गया। अभी डीएफसीआईएल का दिया था, उसकी 98 कट ऑफ थी, मेरे 96 मार्क्स थे। उसके बाद में एलआईसी का भी जो ए निकला था वो दिया था, उसका भी प्री दिया, वो क्वालिफाई हुआ, फिर मेंस दिया, फाइनल उसमें नहीं हुआ। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्स में देता चल रहा हूँ, बट 1-2 मार्क्स से रह रहा है। तो कई बार ऐसा भी लगता है, सेल्फ डाउट के ऐसा तो नहीं हम लोग कर रहे हैं बट फाइनल अचीव नहीं हो रहा है, तो प्रिपरेशन में मिस्टेक है, या तो फिर और भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। तो डाउट होता है तो फिर ठीक है। ये जो आपने तैयारी सेशन जो आपका रहा तैयारी का, उसमें यूथ पब्लिकेशन की कौन कौन से बुक्स आपने प्रयोग की? जी, यूथ पब्लिकेशंस की तो मैं बोलूंगा कि एसएससी जेई के लिए जो जी के जीएस वाली जो उन्होंने बनाई है, पूरा प्रीवियस ईयर कंपाइल किया है, उसमें सीजीएल के क्वेश्चंस भी हैं, सीएचएसएल के भी हैं, वो बहुत अच्छी बुक बनाई है। अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस बुक को पढ़ के ही कर सकते हैं, इतनी अच्छी बुक बनाई है। इसकी प्रीवियस ईयर मेरे पास टेक्निकल की भी सारी है मेरे पास, मैंने उसको भी पढ़ा। फिर यूथ एई की तो अल्टीमेट बुक है ही है, तो उसकी भी मैंने, ऐसा होता था कि वो काफी लेंदी बुक्स हैं, तो उनको पढ़ने के लिए मैंने क्या किया कि उनके नोट्स प्रिपेयर किए, कि जो क्वेश्चंस मैंने एक एक बार उसको थॉरोली कंप्लीट कर ली बुक्स, फिर उसमें मार्क कर लिए कि जो भी क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने। तो देखा कि अगेन अगेन सेम क्वेश्चन अगर मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैंने उसके अपने पास हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर लिए, कि इन क्वेश्चंस को बुक में हो सकता है कि हम आज कल परसों नहीं जा पाए, बट हैंड रिटन नोट्स में रहेगा तो वो रेगुलरली टच में रहेगा। तो ये सारी बुक्स मुझको बहुत हेल्प किया। अगर कोई बच्चा अभी 2026 जेई की एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है, तो उसको एकदम क्लियर कट कि ये वाली बुक्स पढ़ लो, ये वाली आप टेस्ट सीरीज लो, या जो एकदम क्लियर बताना चाहें आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि ये चीज पढ़ लो और इसके अलावा भटकने की जरूरत नहीं है, तो क्या क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? अभी जो जिसको भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप ये देखिए कि आपको इस टाइम पे क्वेश्चंस काफी सारे अनप्रिडिक्टेड आने स्टार्ट हो गए। पहले जो पैटर्न था वो बिल्कुल एक फिक्स चल रहा था, उससे सडन जो चेंज हुआ है, तो अभी क्वेश्चंस के लिए आपको हर ब्रॉड स्केल पे देखना पड़ेगा, कि आपको काफी सारी चीजें देखनी। कई बार जैसे इस बार हाइड्रोलिक्स से क्वेश्चंस ज्यादा आ गए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, और उसकी सारी नॉलेज, आप किसी चीज को छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ना है। फिर प्रीवियस ईयर आपको फॉलो करने हैं, कि आपको यूथ एई से अगर करने हैं तो और अच्छा रहेगा। आपको जी के जीएस के लिए मैंने बताया जो इन्होंने बनाई है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए टेक्स्ट बुक आप दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे काफी अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। उससे ये बेनिफिट होता है कि आपने अगर आज टेस्ट दिया, आपको लगा कि आपने ये अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो आपको नीचे उसकी थ्योरी डिटेल मिलती है, आप उससे भी जज कर सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं बना, उसके आसपास की भी थ्योरी काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो वो वहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए। और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, जो मैंने भी फॉलो किया है, कि वन टेस्ट डेली आपको एटलीस्ट देना ही है। आपको एक जो क्वेश्चन सामने आते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग सेक्टर में ये फायदा है कि सिलेबस हमको पता है कि यही फिक्स पैटर्न है, बस उससे क्वेश्चन आ रहे हैं जो इनफाइनाइट लेवल से वो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? आप बुक लिमिटेड है, आपके नोट्स लिमिटेड हैं, बट आप टेस्ट सीरीज इनफाइनाइट दे सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप टेस्ट जरूर दें। उससे ये होता है कि जो भी नए पैटर्न के भी क्वेश्चन उसमें फ्रेम होते हैं, उससे भी आपको रियलाइज हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन वो किस किस तरीके से पूछ सकते हैं। उससे एक ब्रॉड माइंड भी ओपन भी होता है।
तो अगर 24 घंटे आप पढ़ाई करते, मतलब 24 घंटे का जो समय रहता है, तो उसमें आपका स्टडी रूटीन क्या था 24 घंटे में? वो हम जानना चाहेंगे। मैं स्टार्टिंग में ये फोकस करता था कि सबसे पहले जब हमारा माइंड फ्रेश होता है तो सबसे टफ क्वेश्चंस, टफ सब्जेक्ट को टैकल किया जाए। तो मैं स्टार्टिंग करता था तो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट से, कि स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी होती है, एफएम हो गया, सॉइल हो गए, सोम हो गया, इन सबको मैं स्टार्टिंग करता था पढ़ने के लिए। फिर जब इनसे ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा इनसे ब्रेक लेना चाहिए, तो मैं जी के जीएस हो गया, और रीजनिंग तो फिर अल्टीमेट है ही, उसको पढ़ेंगे तो हम लोग एक रिफ्रेशनिंग के तौर पे पढ़ता था। फिर दोबारा से आता था तो है ना, जी के में मान ली मुझे हिस्ट्री पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगती है, तो हिस्ट्री पढ़ना चालू किया, हिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा, ज्योग्राफी पे पहुंचे। तो लिमिटेड टाइम स्लॉट में डिवाइड करके इन सबको पढ़ेंगे तो ये बेनिफिट, ऐसा हम लोग प्रेशर बर्डन लेके पढ़ेंगे कि ये भी पढ़ना ये भी पढ़ना तो नहीं, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, उसके शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी लेता था मैं, तो ये बेनिफिट करता है। प्रिपरेशन के दौरान डिप्रेशन आना लाज़मी है, अक्सर लोगों को आ जाता है। उस डिप्रेशन से बाउंस बैक कैसे करते थे आप? जी यही था कि अब मैं अपनी ही अगर सिचुएशन बताऊं तो एग्जाम मेरे जो भी क्वालिफाई हो रहे थे, तो मुझको ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चंस मेरे बन रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं, बट फाइनल सिलेक्शन पे नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि अपनी खुद की मिस्टेक है तो स्विच कर देना चाहिए या चेंज कर देना चाहिए। तो उसी ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में मैं ये सोचता था, एक एग्जाम का रिजल्ट आ जाता था और उसमें आ जाता कि आपका प्री क्वालिफाई हो गया, आपको मेंस देना है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। तो ऐसा लगा कि ऐसा हिंट भी हो रही है कि आप अभी कंटिन्यू करते रहो, आपका बस निकलने वाला है। और आप फैमिली में भी डिस्कस कर सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है, कि आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको क्योंकि एग्जाम देने के बाद अल्टीमेटली हमको पता होता है कि हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है, उसको आप वर्क कर सकते हैं। तैयारी के दौरान डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी आते हैं, जैसे दोस्तों के साथ घूमना हो गया, फैमिली, शादी, बर्थडे, ये सब प्रोग्राम। तो इन सब जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जिनसे तैयारी में थोड़ा डिले हो जाता है, तो इनको क्या करना चाहिए? हैंडल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लाइट वे में लेना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसी चीजों को? अब ये डिपेंड है कि हमारा एग्जाम जैसे, अगर जनवरी में हम है मान के चलिए, और एग्जाम हमारा मार्च में है, तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास शॉर्ट टाइम है। अगर एग्जाम के लिए आप जिसको टारगेट कर रहे हैं उसके लिए टाइम है तो आप जा भी सकते हो। अगर एग्जाम बिल्कुल क्लोज है तो आप, मैं तो यही बोलूंगा कि एग्जाम पर ही रिटेन रहे, वो ज्यादा बेनिफिट है। तो जो नए बच्चों के बारे में आपने बता दिया कि ब्रदर ऐसे ऐसे तैयारी करो, डिप्रेशन से निकलना है। अब जो पुराने बच्चे हैं, जो आपके साथ अभी जिन्होंने एग्जाम दिया है, फाइनली उनका किसी ना किसी वजह से नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चों को क्या बोलेंगे आप? हाँ यही बोलूंगा कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मेहनत भी चाहिए, लक भी चाहिए, और आपको लगे रहना चाहिए कि आप किसी भी चीज में डाइवर्ट नहीं हो सकते। और आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट पास में आ रहा है, आप थोड़े से मार्क्स से रह जा रहे हैं, और आपको पता है कि आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप, मैं तो नहीं बोलूंगा कि आपको छोड़ना चाहिए, आपको तो लगे रहना चाहिए कि आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है, और काफी सारे कॉन्सेप्ट भी आपके ड्यूरेशन में क्लियर हुए होंगे, बस आपको उसको एग्जाम में शो करना है। तो आप टेस्ट देते रहें ज्यादा से ज्यादा, तो उससे ये रहेगा कि आपको एग्जाम जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपको इशू नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे उस 2 घंटे का प्रेशर नहीं संभाल पाते। मतलब सिली मिस्टेक हम्म। करना, आते हुए क्वेश्चन गलत करके चले आना, क्वेश्चन सब कुछ सही कर हाँ। लिया, गलत ऑप्शन टिक कर देना। 2 घंटे का हाँ। बहुत वो प्रेशर होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद कहते हैं, ये तो आ रहा तुमसे, हम्म। अभी ध्यान आया। ये कंडीशन ना आए हाँ। तो जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो उसका क्या पैटर्न वो रखे, मतलब वीकली टेस्ट दें, डेली टेस्ट दें, फुल लेंथ कब दें, सब्जेक्ट वाइज कब दें, उस पर अगर थोड़ा अपना आइडिया बता पाए कुछ। मैं स्टार्टिंग में, मुझको पता है कि एसएससी मुझको टारगेट करना है, तो मैं स्टार्टिंग से उसको सब्जेक्ट वाइज देना चालू करता था टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज से आपको ये है कि आपने सबसे पहले तो थ्योरी कवर कर ली, सब्जेक्ट वाइज देने से आपको पता चलेगा कि इस थ्योरी से क्वेश्चन किस लेवल के आ सकते हैं और किस वेरिएशन के आ सकते हैं। कई बार स्ट्रेट क्वेश्चंस रहते हैं, कई बार वो उनको घुमा के पूछते हैं।
तो सब्जेक्ट वाइज देना चालू करेंगे, और जो भी मैं ये करता था कि मुझसे अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बना तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था, कि स्क्रीनशॉट क्या है, हमको तुरंत ही सामने विजिबल है कि हमको अगर उसको रिवाइज करना है तो आपको कहीं नहीं जाना। तो उसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर धीरे धीरे करके सेक्शनल मैंने स्टार्ट किए टेस्ट, और फिर फाइनली फुल लेंथ। और फुल लेंथ में भी ऐसा नहीं कि वन गो में आपको क्वेश्चन सारे करने हैं। मैं करता था कि जिसमें मुझको इजीली, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा और मुझको इसका आंसर पता है कि ये है, तो मैंने 200 क्वेश्चन स्टार्टिंग से 1 to 200 तक मैं पहुंचा, तो मैंने मान के चलिए 60 क्वेश्चन ही कर पाया, 70 कर पाया, तो वन गो में वो। बट उनको मुझको टाइम बहुत कम लगा। तो टाइम कम लगने से मुझको ये है कि जो मुझके क्वेश्चन 100% थे वो मुझे पता चला गया कि मेरे क्वेश्चन इतने बन जा रहे हैं एक बार में। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं ऐसे करता था जो हल्की कैलकुलेशंस हैं, हल्की कैलकुलेशंस उनको करने में अपन को टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर मैंने वन गो में भी देखा तो उनके मैंने फॉर्मूले बना के रख दिए कि अब दोबारा से आऊंगा तो इनको अटेम्प्ट करूंगा। तो ऐसे आप थर्ड स्टेप में अगर फाइनली फिर टफ क्वेश्चंस भी बनने लगते हैं अगर आप ऐसे करेंगे तो, क्योंकि आप एक मेंटली रिलैक्स होते जाते हैं धीरे धीरे। लास्ट लाइन ये है कि आप अपने फैमिली को क्या बोलना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? मैंने कई बार होप छोड़ दी थी कि अब होगा नहीं शायद, बट मेरी फैमिली ने हमेशा मुझसे यही बोला है कि निकाल लोगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली जानते थे, उनको पता था कि मेरी मेहनत में कमी नहीं है, किसी चीज में कमी नहीं है, बट ये है कि एक हो नहीं पा रहा है कि किसी चीज में एक छूट रही है। बट उन्होंने हमेशा मुझको सपोर्ट किया। बीच में घर में कंस्ट्रक्शन भी था, तो उस ड्यूरेशन में मेरी सिस्टर वगैरह जाती थी कि कुछ भी चीज अगर लानी है तो छोटी छोटी सी चीजें लगती हैं, कंस्ट्रक्शन में जाना ही पड़ता है, तो वो जाके कर लेती थी कि आप रुको मैं मैनेज कर लेता हूँ मैं मैनेज। तो फैमिली तो मेरा अल्टीमेटली उन्होंने हमेशा साथ दिया है, ये तो मैं बोलूंगा। लास्ट लाइन मोटिवेशन के लिए कुछ बच्चों के लिए बोल दीजिए, उसके बाद हम इंटरव्यू समाप्त करते हैं। हाँ, तो यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी ट्रस्ट नहीं खोइए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जाम मेरे लिए है और इसकी एक सीट मेरे लिए पक्की है। बस मुझको उसको अचीव करने के लिए, लेने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जो उसके लिए काफी सारे बच्चे कर रहे हैं। तो हमेशा ये टारगेट कीजिए कि उस सीट को मुझको लेना कैसे है, वो है आपकी, हम्म, आप ये बिल्कुल मान के चलिए। बस आपको उसके लिए मेहनत करनी है, और किस लेवल पे आप कर सकते हो, क्योंकि अभी तो सिचुएशन काफी अच्छी हो गई है, एग्जाम जो डिक्लेयर होती है डेट उस टाइम पे हो जाते हैं, तो अभी कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि एक फिक्स टाइम में हमको फिक्स चीज अचीव करनी है। तो हर चीज को आपको डिस्ट्रैक्शन को हटा के हमेशा टारगेटेड स्टडी कीजिए, और एक टाइम टेबल बना के कुछ भी इशू नहीं आएगा, आपका हर एग्जाम क्वालिफाई होगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर आपके साथ इंटरव्यू करके, और बहुत सारी चीजें बच्चों के जो बेसिक डाउट्स होते हैं या एडवांस डाउट्स होते हैं वो आपने किए। बाकी जो भी बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। हमारा अनुराग सर का अब तो कनेक्शन बन चुका है। आप लोगों को जो क्वेश्चन होंगे हम और जल्दी इनवाइट करेंगे इनको आपकी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। बाकी कमेंट बॉक्स फ्री है। सर को धन्यवाद भी दे दीजिए आप लोग। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना टाइम देने के लिए। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर।